तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य कला के बारे में पढ़ चुके थे और आज की इस क्लास में हम लोग इससे आगे वाले टर्म्स को पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाए। और मैं फिर बतला दूं आपको कि जो भी विद्यार्थी इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब जाकर ये आपको समझ में आने वाला है। तो देखिए हमारा जो टर्म्स है आज का कि हड़प्पा समाज में विभिन्नताओं का जो अवलोकन था वो किस प्रकार से किया जाता था। विभिन्नताओं का अवलोकन कहने का मतलब कि समाज में क्या क्या विभिन्नताएं थी, एक दूसरे में क्या क्या विभिन्नताएं था, इसके बारे में पता लगाना। देखिए कहा जाता है कि समाज जो होता है दोस्तों वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, ठीक है, और समाज में रहने वाले की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पे भिन्नताएं जो होती है वो देखने के लिए मिल जाती है। तो वही टर्म्स है कि समाज जो होता है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है और समाज में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी जो विभिन्नताएं हैं वो हमें सामाजिक आधार पे और आर्थिक आधार पे देखने के लिए मिलता है। तो जो पुरातत्वविद हुए उन्होंने भी क्या किया कि इन्हीं सब चीजों के आधार पे हड़प्पा वासियों के समाज के बारे में भी विभिन्नताओं का अवलोकन करने का प्रयास किया, क्योंकि आपको पता है ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये सब एक तरह से क्या है तो मतलब सोर्स के आधार पे जो भी वहां पे आपके सोर्सेस मिले, जो भी पुरातात्विक स्रोत मिला, उन सभी के आधार पे ये क्या किया गया, पूरा का पूरा लिखा गया कहानी है। समाज में फैली इन्हीं विभिन्नताओं की जानकारी के लिए पुरातात्विक अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हड़प्पाई समाज में समाधान का अध्ययन भी इनमें से एक था। समाधान के द्वारा, उनके लग्जरियस लाइफ के द्वारा कि किस प्रकार से वो अपनी विलासिता के जीवन को जीते थे, इन सभी के आधार पर भी मतलब आर्थिक और सामाजिक आधार पर विभिन्नताओं का अवलोकन किया गया है हड़प्पा समाज में भी। उसी में एक आपका समाधान आता है, मतलब हम लोग समाधान का मतलब देखिए यानी कि व्यूरियस, हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार व्यक्तियों को दफनाकर करते थे। प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि बताइए हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार जो था वो किस प्रकार से किया जाता था। ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता में जो अंतिम संस्कार होता था दोस्तों वो लोगों को दफनाकर करते थे। कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि कई कब्र की बनावट एक दूसरे से अलग होती थी और कई कब्रों में ईंटों की चिनाई मतलब ईंटों को जोड़ कर की जाती थी और कुछ कब्रों में जो कब्र होते थे उनमें मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले हैं। मतलब कहने का मतलब कि लोग जब दफनाते थे, शवों को दफनाते थे, तो साथ ही साथ क्या करते थे कि उनके साथ कुछ मिट्टी के बर्तन और कुछ आभूषण जो होते हैं वो दफनाते हैं। आजकल भी हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जितना भी मतलब कुछ सामान रहता है तो हम लोग उसके साथ ही क्या करते हैं, उसको भी दे देते हैं, उसको भी मतलब खत्म उसी के साथ कहते हैं कि इसको भी लेते जाओ, होता है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हड़प्पा सभ्यता में भी क्या हुआ है कि समाधान का जब खुदाई किया गया तो उसमें देखा गया है कि जब शव जहाँ रहते थे उसके अगल बगल में ही क्या हुए हैं कि मिट्टी के बर्तन और आभूषण भी मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि जो हड़प्पाई समाज था इसमें शवों के साथ मतलब कुछ कुछ मिट्टी के बर्तन और उनके जो भी आभूषण थोड़े बहुत होते थे उनको दफनाया जाता था। पुरुष और महिलाओं दोनों की कब्र में आभूषण मिले हैं। देखिए पुरुष वाला में भी और महिला वाला दोनों की कब्र में आभूषण मिले हैं। कुछ कपड़ों में तांबे के दर्पण, मनके से बने आभूषण आदि भी मिले हैं। मतलब देखिए कुछ कुछ कपड़ों में कपड़ा में लपेटकर तांबा के दर्पण मतलब ऐनक जो होता है मिरर, तांबा के दर्पण और मनके से बने आभूषण भी मिले हैं। जो मनका होता था छोटे छोटे, उन मनके से बने आभूषण भी वहां पे क्या हुए हैं तो प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब उतना ज्यादा मात्रा में नहीं देखा गया है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि दफनाते तो थे लोग लेकिन उतना ज्यादा मात्रा में नहीं जितना कि मतलब सोचना, मतलब आपको ऐसे आपको लग रहा होगा कि नहीं मतलब जो भी उनकी वस्तुएं होती थी सबको दफनाते, ऐसा नहीं था। केवल मतलब कुछ कुछ वस्तुओं को लोग दफनाते थे, मतलब ज्यादा मृत शरीर के साथ सभी वस्तुओं को दफनाना में वो लोग रुचि नहीं रखते थे। क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे फिर हमारा जो टर्म्स है कि यही है, मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, उसी के बारे में आपको यहाँ पे बतलाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर भेजा था और उन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए थे जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। और ये टर्म्स मैंने बीच में क्यों पढ़ाया, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था कि उनके लग्जरियस लाइफ के बारे में भी वो मैं आगे थोड़ा सा पढ़ाने वाला हूँ। ये एनसीईआरटी ने बीच में थोड़ा सा ये टर्म्स दिया था, मिस्र के जो विशाल पिरामिड था उसकी हड़प्पा सभ्यता से तुलना करी थी, उसके समकालीन मानने की बात को कही थी, इसीलिए मैंने इन टर्म को भी यहाँ पर रख दिया। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिड
पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था और इन सबों को मम्मी कहा जाता था। देखिए क्या कहा जाता था, मम्मी कहा जाता है। हम लोग मम्मी कहते हैं ना अपनी मम्मी को, माँ को। तो जो शव होता था जिसको पिरामिड में दफनाकर पिरामिड में बंद करके रखा जाता था उसको मम्मी कहा जाता है। क्लियर, मतलब मम्मी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। अभी जैसे आपको बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता में भी लोगों को दफनाया जाता था और मिस्र में भी जब मिस्र की सभ्यता के बारे में लोगों ने पढ़ा है, उसके बारे में पता लगा है, तो उसमें क्या होता था कि जो भी राजा होते थे उनको क्या किया जाता था, पिरामिड में बंद किया जाता था, उनके शवों को पिरामिड में बंद किया जाता था। तो इसी टर्म्स को थोड़ा सा एनसीईआरटी ने दिखाया था बीच में 1-2 लाइन में, तो मैंने उसी को क्या किया कि आपके समझ डिस्कस करने का प्रयास किया ताकि आपका कोई भी टर्म छूटे ना दोस्तों। और जो हुआ था उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें बनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन वाले हथियार और जानवर भी मिले हैं। मतलब देखिए तुलना कर रहा है हड़प्पा सभ्यता का और मिस्र का जो सभ्यता था, मिस्र का जो विशाल पिरामिड था, उसकी तुलना दोनों की जा रही है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। कहां में, मिस्र के विशाल, मिस्र वाली सभ्यता की बात की जा रही है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मतलब अभी तक जितनी सभ्यता के बारे में पता चली है उसमें सबसे ज्यादा मिस्र की जो सभ्यता थी उसमें यह पता चला है कि इसमें जो शवों के साथ सबसे ज्यादा धन दौलत जो था वो दफनाया जाता था। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी समाज की विभिन्नताओं का पता लगाने के लिए वहां के समाधान यानी जो वीडियोस होते हैं या विलासिता को, मतलब आर्थिक आधार और सामाजिक आधार पर मैंने आपको बताया था। तो सामाजिक स्थिति तो ये हो गई कि सबके लिए एक भाई सामाजिक स्थिति है कि जब यही ना मतलब अवशेष जो बचे हैं, तो अवशेष मृत शरीर का अवशेष है, तो मृत शरीर के अवशेषों को से ये पता लगाया गया कि किस प्रकार से दफनाते थे, क्या उनके साथ सारी वस्तुओं को दफना दिया जाता था। ये टर्म्स आपका हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कही जा रही है कि विलासिता के जीवन के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा, लुकिंग फॉर लग्जरियस, यानी कि सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने में उपयोगी और विलासिता वस्तुओं का अध्ययन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस प्रकार से समाधान जो है वो सामाजिक आधार पे, उसी तरह से यहाँ पे सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने के लिए विलासिता की वस्तुएं भी जो होती है वो भी आपको यहाँ पर एक अपना अहम रोल अदा करती है। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं शामिल है। चक्कियां, जो रोजमर्रा मतलब जो डेली यूजेज होता है, जिसकी डेली यूज होती है, चक्कियां हो गई, मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, सुई झामा, आपके इन्हें पत्थर, मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता था। इन वस्तुओं की उपलब्धता आसानी से बस्तियों में हुआ करती थी। मतलब देखिए लग्जरियस लाइफ में कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि डेली यूज, अभी भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका हम लोग डेली यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका हम लोग डेली यूज नहीं करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पीतल उतल का बर्तन जो होता है उसका उपयोग कब किया जाता है, हमारे यहाँ कुछ खास जो थी मतलब पूजा पाठ वाला दिन आता है तभी ना किया जाता है। तो कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती है जिसका हम लोग खास दिन पे ही उसका उपयोग करते हैं, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसका हम लोग प्रतिदिन उपयोग करते हैं, है कि नहीं जी। तो ये ध्यान रखना है आपको। देखिए दूसरे वर्ग में ऐसी वस्तुएं जो आसानी से सामान्य स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ना हो, यह वस्तुएं वह होती थी जो दुर्लभ और विलासिता हो। जैसे फायांस के पात्र, पॉट्स ऑफ फायांस, फायांस का पात्र कीमती थे, इन्हें बनाना कठिन था। प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा है कि फायांस से आप क्या समझते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्योंकि फायांस जो होता था घिसी हुई रेत, रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता था। ठीक है, तो फायांस क्या है, तो एक तरह का चिपचिपा पदार्थ से बना मिश्रण है या घिसी हुई रेत से बनता है। क्लियर, पकाकर बनाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के बारे में, क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में आपको बोल रहा है कि क्या हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार से शिल्प का उत्पादन होता था, क्या कुछ। तो देखिए चनहुद्रो में, यह चनहुद्रो 125 हेक्टेयर यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चनहुद्रो या मोहनजोदड़ो जो है वो 125 हेक्टेयर में और चनहुद्रो जो है 7 हेक्टेयर में। ठीक है, तो तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर बस्ती में बसी हुई है, कौन, चनहुद्रो। और यहाँ पर लगभग पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन का काम किया जाता है। देखिए कहाँ पे शिल्प उत्पादन का काम कहाँ पे होता था, याद रखिएगा, शिल्प उत्पादन का काम कहाँ पे दोस्तों, तो चनहुद्रो में। इसके अंदर जो कार्य होते थे, मनके बनाना, देखिए चनहुद्रो में क्या क्या कार्य होता था, मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु का कार्य, मुहर का निर्माण, बाट बनाना, बाट मतलब बटखरा, बाट बनाना इत्यादि जो था वो सम्मिलित था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर ना, देखिए चनहुद्रो में यह सब बात की जा रही है। अब मनके जो होते थे, मनके किस प्रकार से बनाए जाते थे, क्या क्या उसमें उपयोग होता था, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो कार्नेलियन जो कि सुंदर लाल रंग का होता था उसका उपयोग किया जाता था। जेस्पर एक प्रकार
का मतलब कहिए कीमती धातु होता था। स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेल खड़ी, धातु में सोना, तांबा, कांस्य, शंख, फायांस, पक्की मिट्टी, इन सभी से क्या होते थे, मनके का निर्माण किया जाता था। एनसीईआरटी बुक को पढ़िएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आपका काम नहीं चलेगा, उसमें आपको बहुत सारे पिक्चर्स को भी देखने के लिए मिलेगा। तो मैं जब पढ़ा दूं तो एक बार जाकर आप बुक को जरूर रीड करेंगे, क्योंकि भाई आपको बोर्ड एग्जाम देना है, आपको ऑब्जेक्टिव केवल क्लियर नहीं करना है, केवल ऑब्जेक्टिव टच नहीं करना है, आपको प्रश्नों का भी आंसर देना है कि नहीं जी। तो ध्यान दीजिएगा भैया। देखिए, कुछ मनके 2 या 2 से अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और यह कई आकार के होते थे। जो मनका था वो 2 या 2 से अधिक पत्थरों को भी आपस में जोड़कर बनाया जाता था। या आपने अभी जो मैंने आपकी सारी वस्तुएं बताई, जैसे कि फायांस आपके हो गए, कार्नेलियन हो गया, सोना हो गया, शंख, इन सभी से ही बनाया जाता था। जैसे, और इसका जो साइज होता था वो चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार इत्यादि इन सभी की चित्रकारी के आकार में सजाया जाता था। मनके बनाने की तकनीक में भी विविधता पाई जाती थी, मतलब अलग अलग तरह से मनके जो होती थी वो बनाई जाती थी, मनकों का जो होता था वो निर्माण होता था। क्लियर। जैसे सेल खड़ी, जो कि एक बहुत मुलायम पत्थर था, उस पर आसानी से कार्य हो जाता था, यानी कि सेल खड़ी समझ लीजिए, आसानी से काम हुआ, यानी कि सेल खड़ी महंगा मिला। तो मनके जो होते थे किससे बनाए जाते थे, बेसिकली ज्यादातर सेल खड़ी से बनाए जाते थे, इसका आप लोग याद रखिएगा, सेल खड़ी। कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे, जो मनकों को एक विभिन्न प्रकार की आकार देने में सहायता करते थे। क्लियर ना। अब देखिए पुरातत्व के बारे में, यानी आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में बात की जा रही है। तो पुरातत्व का मतलब मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी अब यहाँ पर हम लोग इसके बाद वाली कहानी को समझ रहे हैं। देखिए, पुरातत्व द्वारा यह प्रयोग किया गया कि कार्नेलियन जो लाल रंग का था वो पहले जो होता था वो पीले रंग का होता था और उसको पकाकर लाल रंग किया जाता था। ठीक है, यही बात यहाँ पर है कि पीले रंग के कच्चे माल को जब पकाया जाता था आग में, तब कार्नेलियन जो होता था वो लाल रंग का बन जाता था। क्लियर ना। और मनकों को बनाने में घिसाई, पॉलिश और इसमें छेद करने की प्रक्रिया से पूरे होते थे, क्योंकि छेद करने के भी बहुत सारे औजार वहां पे अवशेष के रूप में मिले हैं। तो अनुमान लगाया जाता है कि जो मनके बनते थे उनमें पॉलिश भी किया जाता था, उनमें छेद भी किया जाता था। ये सब बातें आती हैं सामने आपकी। पुरातत्व में ही आपको और भी आगे टर्म्स पढ़ना है। लोथल, चन्हुद्रो, धौलावीरा से छेद करने के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। तो पूछे ना कि छेद करने के उपकरण कहां कहां से प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा लोथल, चन्हुद्रो, धौलावीरा। और सबसे ज्यादा शिल्प जो होता था वो कहां से होता था, तो चन्हुद्रो से ही शिल्प का उत्पादन। शिल्प मतलब पूरा का पूरा क्षेत्र में शिल्प का ही उत्पादन होता था। तो ध्यान दीजिएगा, शिल्प की यहाँ जाता, क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। अगला यहाँ पर टर्म्स है। दूसरी तरफ नागेश्वर और बालाकोट। देखिए नागेश्वर और बालाकोट, देखिए यहाँ पर जो कि दोनों बस्ती समुद्र तट के पास थी, यहाँ से शंख की वस्तु, चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी बनाई जाती थी और यहाँ से निर्मित वस्तुओं का एक दूसरे वस्तुओं में ले जाया जाता था। मतलब यहाँ से आयात निर्यात का काम किया जाता था, यहाँ पे वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। और यहाँ से कैसे भी हमारे यहाँ फैक्ट्री होते हैं, तो उसी का मतलब उसी का तो कॉपी है, जस्ट कॉपी है ना जी। देखिए पुरातत्वविद जो होते हैं, पुरातत्विकों की खोज में कच्चा माल, त्यागी गई वस्तुओं और कूड़ा करकट इत्यादि जो हुआ है वो प्राप्त हुआ है। किस तरह से, मतलब सेंटर्स को, प्रोडक्शन सेंटर को लोग आइडेंटिफाई करते थे कि यहाँ पर जो होता था वो प्रोडक्शन होता था किसी चीज का। कैसे होगा जी, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए, अगर हम ही लोग के यहाँ कोई फैक्ट्री रहेगा तो सिंपल सी बात है ना, वहाँ पे उसके बहुत सारे अवशेष, मतलब छोटे छोटे पदार्थ मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर पेन बनाने वाली कंपनी में हम लोग जाएंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे हमें पेन के ऐसे सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे, मतलब जो यूजलेस होंगे वो सब पार्ट्स मिल जाएंगे, जो कि जिससे कि हमें पता चल सकता है कि नहीं शायद यहाँ पे पेन बनाया जाता होगा ऐसा। तो इसी तरह से जो पुरातत्वविद होते हैं वो वहाँ के कूड़ा करकट से, अभी जो कूड़ा मिलता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं, गलती उलती नहीं है, तो उन सभी चीज़ों से पता लगाते हैं कि ये सेंटर रहा होगा, यहाँ पर जो हुआ होगा वो इस तरह की, मतलब जो प्रोडक्शन सेंटर ये रहा होगा, ये बात कही जा रही है। तो पुरातत्वविदों के खोज में कच्चा माल, त्यागी गई वस्तुओं, कूड़ा करकट इत्यादि प्राप्त हुआ, जिससे यह अंदाजा लगाया जाता था कि इंसानों द्वारा शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता होगा। और जो पुरातत्वविद होते थे, पुरातात्विक होते थे, सामान्यतः पत्थर के टुकड़े, शंख, तांबा, यश जैसे कच्चे माल, शिल्पकारी के औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल कूड़ा करकट ढूंढते थे, और ताकि निर्माण स्थल और निर्माण कार्य के बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो सके। तो जो पुरातत्वविद होते हैं वो इस तरह की चीजों की खोज में रहते हैं। क्लियर है बच्चे, समझ में आया कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था? प्रश्न एग्जाम में पूछे कि बताइए पुरातत्वविद जो थे वो प्रोडक्शन सेंटर को, यानी कि उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार से करते थे? तो कहिएगा कि जो भी कंपनी द्वारा, मतलब कच्चे माल की त्यागी होती थी वस्तुएं, उन सभी जगहों पे जाते थे, अंदाजा लगाते थे, ढूंढते थे और उससे
वो अपना मतलब एक निष्कर्ष निकालते थे कि यहाँ पर जो होगा प्रोडक्शन सेंटर बना होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए सारे चीज़ों को मैंने अपने तरीके से इसको मॉडिफाई करके लिखा है, ये एनसीईआरटी का नया रूप मैंने दिया है। कूड़ा करकट शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेतों में से एक था। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था तो कभी कभी बड़े बेकार टुकड़े को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। मतलब कि जैसे कि कटा, कोई चीज कटा तो कुछ बच गया, उसमें से भी फिर मतलब उसका यूज कर लिया गया, परंतु बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। यह टुकड़े संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में उत्पादन कार्य किया जाता था। मतलब इन शहरों में भी उत्पादन का कार्य किया जाता था। यहाँ पर भी कुछ ऐसे पार्ट्स मिले जो कि मतलब ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कार्य के बाद लोगों ने इसको छोड़ दिया, यूजलेस पार्ट था, तो उनके कूड़े करकट से अभी इसके बारे में पता लगाया गया है। क्लियर। अब देखिए माल प्राप्त करने के संबंध में नीतियां, क्या नीतियां थी, स्ट्रैटेजी क्या थी। जो माल उन लोग मटेरियल्स जो थे वो प्रोक्योरिंग करते थे तो उसकी क्या जो स्ट्रैटेजी थी। तो शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार का प्रयोग होता था, जैसे मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, कुछ अन्य पत्थर, लकड़ी तथा धातु जल और मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे, और बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप भी संकेत मिले हैं। यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्ग द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। मतलब कि बैलगाड़ी भी मिले हैं, उनमें मिट्टी के बने खिलौने मिले हैं, बैलगाड़ियों में साक्ष्य मिले हैं, इस तरह से ये कहा जाता है। सिंधु तथा उनकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्ग और साथ ही तटीय मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। किस लिए? तो परिवहन के लिए। किस लिए? तो परिवहन के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता में परिवहन भी एक जगह से दूसरे जगह किया जाता था, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्लियर भैया। अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिए उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल, जो माल थे, मटेरियल थे, वो सब कॉन्टिनेंट एंड इसके बियॉन्ड से जो आते थे उसके बारे में बात की जा रही है। तो हड़प्पावासी उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के कई तरीके अपनाते थे, जैसे कि पहला जो नागेश्वर और बालाकोट है वहां से शंख मिल जाता था उनको। अफगानिस्तान में सुतघोई से नीले रंग का लाल लाजवाब मणि मिल जाता था। लोथल से कार्नेलियन पत्थर, सिलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से, राजस्थान के खेतरी से तांबा और दक्षिण भारत से सोना। तो इसको याद रखिएगा, मैंने हल्के में पढ़ाया लेकिन आपको याद रखना है। दक्षिण भारत से सोना, राजस्थान के खेतरी से तांबा, सिलखड़ी दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से, याद रखना है। और देखिए सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, जो मतलब दूरी पे स्थित क्षेत्र थे, उससे कैसे ये लोग संपर्क जो था एक दूसरे से साधते थे, इसके बारे में। तो हाल ही में हुए पुरातात्विक खोजों में यह पता चलता है कि तांबा अरब प्रायद्वीप यानी कि ओमान से लिया जाता था। देखिए ओमान कितना दूर है भारत से, है ना। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई वासियों दोनों में निकेल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साथ उद्भव की ओर संकेत देते हैं। तो क्या समान था, ओमन वाला और यहाँ हड़प्पाई वासी दोनों में क्या समान था कि इनमें निकल के और मतलब अंश मिले हैं। हड़प्पा मर्तबान जो जिसके ऊपर काले मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई है, वह भी ओमान से प्राप्त हुई है। देखिए काला तरह का एक फोटो होगा एनसीईआरटी में, इस तरह का होगा, तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह का ऐसे काला मर्तबान होगा, ये पूरा का पूरा काला होगा। तो ये भी जो आपका है वो ओमान से ही मिला है। क्लियर। अगला देखिए मेसोपोटामिया के लेख में मगन शब्द जो कि ओमान के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। और मिलुहा जो होता है वो नाविकों के देश के नाम से जाना जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लंबी दूरी के संपर्क में अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पा की मोहरे, बांट और मनके भी देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। मोहरे और मुद्रांकन, सिल्स एंड सीलिंग्स के बारे में बात की जा रही है। देखिए मोहर लिपि तथा वाट के बारे में, तो पहले मोहर और मुद्रांकन के बारे में पढ़ ले। तो मोहरे और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी को संपर्क आसान बनाने के लिए किया जाता था, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देखिए ध्यान दीजिए कैसे मोहर का उपयोग किया जाता था। जैसे क्या कहते थे, कोई भी सामान हुआ तो उसका जब जो बांधा जाता है, तो अभी हम लोग सील करते हैं, उस समय क्या कहते थे, पहले उस पर गीली मिट्टी लगा देते, उस पर मुहर मार दिया जाता था। तो मुहर अगर सही है तो समझिए कि वो खुला नहीं है कहीं पे, और मुहर अगर खराब है तो समझिए कहीं ना कहीं खुल गया। जैसा कि एक सामान से भरे थैले के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था, तो उसकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। पहले के मुंह को रस्सी से बांध दिया जाता था और उसके मुख पर थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी को जमाकर उस पर मुहर दबाया जाता था। वही मैंने अभी आपको बताया। तो सारे टर्म्स इजी वे में लिख दिया गया, बस इसको मैं एक बार इलोबरेट कर दे रहा हूँ, बस आपको अपनी भाषा में एक बार मैं अपने मुख से सुना दे रहा हूँ। अन्यथा आप चाहें तो इन सभी का नोट्स जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये 60 पेज का चैप्टर 1 में 60 पेज का नोट्स है दोस्तों, वो भी 60 पेज, हर पेज में मात्र 3-3 लाइन है, मतलब अप्रोच
अप्रोक्स 180 लाइन से 200 लाइन में आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से नोट्स के द्वारा पढ़ लेंगे। टेलीग्राम पे जाइएगा, सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार सर्च कीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, या चैनल के अबाउट सेक्शन से भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पे भी पीडीएफ अवेलेबल है सॉफ्ट स्टडी ऐप, जिससे उस गीली मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ जाती थी। यदि थैला अपने गंतव्य यानी कि जहां पहुंचना था वहां पहुंच जाता था और पहुंचने से पहले उस पर बनी मोहरों के निशान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो समझिए कि थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकन से प्रेषक सेंडर का भी पता चलता था, यानी कि जब मुद्रांकन होता था तो किसने इसको भेजा है इसका भी पता चल जाता था, कहां से आया है, किसने इसको भेजा है। क्लियर ना। अगला देखिएगा यहाँ पे टर्म, अगला हमारा है एक रहस्यमयी लिपि के बारे में, एन इनिज्मेटिक स्क्रिप्ट के बारे में। देखिए क्या हुआ मैटर, आज तक हड़प्पा की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है क्योंकि ये चित्रात्मक थी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा लिपि चित्रात्मक लिपि थी और इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के आसपास थी। देखिए याद रखिएगा, 375 से 400 के आसपास में इसमें चित्रों की संख्या थी उनकी लिपि, और उनकी लिपि को न पढ़े जाने के कारण आज भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमसे परे हैं, हम लोग उसके बारे में नहीं जान पाए हैं। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी क्योंकि कुछ मोड़ों पर दाएं और चौड़ा अंतराल है और बाएं और संकुचित अंतराल है। कैसे, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग इधर से मैं लिखना शुरू करूं, जैसे यहाँ से मैं लिखना शुरू करूं तो इधर आते आते बच्चों कभी क्या होता है कि यहाँ पे जगह कम बचता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि उसको इसी में एडजस्ट कर दें, हटा दें, सोचते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जाते हैं तो थोड़ा सा मेरा अपना राइटिंग क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो वही कहा जाता है कि जब दाएं से बाएं लिखते थे तो दाएं में तो सही लिखते थे, लेकिन लास्ट में बाएं जाते जाते क्या होता था, संकुचित हो जाता था। इसका मतलब है कि वो लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। और इनकी लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक लिपि थी। एग्जाम में प्रश्न बहुत बार पूछा है। एक रहस्यमय लिपि के अंतर्गत थी जिसमें लगता था कि उत्कीर्ण राइटर ने दाएं से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। और हड़प्पा लिपि को रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा लिपि जो है साथियों अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ध्यान रखिएगा, हड़प्पा लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, जिसके कारण अभी भी हड़प्पा के बहुत सारे राज राजी हैं। क्योंकि जितने भी कहानी हम लोग हड़प्पा के बारे में, उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में, सामाजिक भिन्नताओं के बारे में, बाट के बारे में, मनके के बारे में, मोहरों के बारे में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब एक तरह से क्या है, तो सोर्सेस के आधार पर जो भी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उसके आधार पे, जो भी नलियों के बारे में, जल निकासी प्रणाली के बारे में, सब हम लोग एक तरह से साक्ष्य के आधार पे ही इमेजिनेशन के द्वारा पढ़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दूं इमेजिनेशन, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक चक्कू मिलता है, हम लोग को तो उसके बारे में कोई लिखित नहीं चीज़ पता है, लेकिन अगर एक चाकू मिला तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है इस चाकू का उपयोग सब्जी काटने में भी किया जाता या मर्डर करने में भी किया जाता। तो ये तो हमारी सोच है ना, अभी के टाइम में वर्तमान स्थिति में उस चीज़ का क्या उपयोग लाया जा रहा है उसके आधार पे इस कहानी को लिखा गया, इस इतिहास को लिखा गया, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्लियर कहानी। तो अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टर्म है दोस्तों, बाट के बारे में, यानी कि बटखरा के बारे में। तो देखिए वेट्स यहाँ पे, तो बाटों को चट नामक पत्थर से बनाया जाता है। क्या जी, चट नामक पत्थर से बनाया जाता था। छोटे बाटों का प्रयोग आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। अभी के टाइम में भी जो छोटा बटखरा होता है उसका उपयोग यही ना, आभूषण को ही तौलने के लिए किया जाता है। और धातु से बने तराजू के पलड़े भी यहाँ पर मिले हैं। तो देखिए बाट का प्रयोग जो होता था, वो बाट जो होता था वो चट नामक पत्थर से बनाया जाता था, और इसका जो छोटे बाट होते थे उसका प्रयोग आभूषणों को तौलने में किया जाता था। तो इसको अभी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रसाद और शासक, यानी कि पैलेसेस एंड किंग, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक विशाल भवन जिसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है, परंतु इससे संबंधित कोई भव्य वस्तु नहीं मिली है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित की संज्ञा दी गई है, पर यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातात्विक मेसोपोटामिया के इतिहास और वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे, इसीलिए इसका नाम इस तरह से दिया गया। क्लियर ना। अब देखिए पुरातत्व के बारे में, कुछ पुरातात्विकों का मानना है कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, उसमें सभी की स्थिति सामान्य थी। मैंने बोला ना कि ये सब एक तरह से सबके द्वारा, मतलब एक वहां के साक्ष्यों के आधार पे अपने अपने मन के द्वारा दिए गए विचारों को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुछ पुरातात्विक कहते हैं कि यहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि में अपने अपने अलग राजा होते थे। कुछ का कहना है कि एक ही राज्य था, जैसे कि पुरावस्तुओं में समानताएं देखने के लिए मिला है। नियोजित वस्तुओं के साक्ष्य, मतलब सभी जगह नियोजित साक्ष्य है, मतलब एक ही राजा था, एक ही राज्य था। नियोजित वस्तुओं के साक्ष्य, ईंटों का आकार निश्चित अनुपात में वस्तुओं के कच्चे माल के स्रोत से स्पष्ट होता है। ये सब बातें हैं। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में अधिकांश जो जानकारी है वो पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। देखिए धार्मिक
जीवन के बारे में जानकारी की बात की जा रही है। इन स्रोतों में मुख्यतः मूर्तियां, मोहरे, मृदभांड, बर्तन, पत्थर तथा कब्रिस्तान इत्यादि जो है वो हड़प्पा संस्कृति में कहीं से किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। याद रखिएगा, हड़प्पा में किसके अवशेष नहीं मिले हैं? तो मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हड़प्पा में मुख्यतः जो है मूर्तियां, मोहरे, मृदभांड, बर्तन, ये सब, कब्रिस्तान इत्यादि ये सब मिले हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भारी मात्रा में प्राप्त मृण मूर्तियां में से एक स्त्री मूर्ति के गर्भ में से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। मतलब स्त्री मूर्ति के गर्भ से पौधा निकलना मतलब समझिए कि धरती माता के गर्भ से पौधा, यानी कि लोग प्रकृति की मतलब प्रकृति को मानते थे, ये कहने का मतलब हुआ। और ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। अधिक मात्रा में प्राप्त ताबीजों से ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे, यानी ताबीज भी मिला है ओझा बाबा वाला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसका सिर पर 3 सिंह है, उसके बाएं और एक गेंडा है और भैंसा तथा दाईं और एक हाथी, एक व्याघ्र सिंह, एक हिरन है। तो ये सब बातें पता चलती है। इस चित्र में ऐसा प्रतीत होता है कि आज के भगवान शिव की पूजा उस समय पशुपति के रूप में होती थी, यानी शिव जी के बारे में दोस्तों क्या ही बोला जाए। मतलब शिव जी को समझिए आज से उतने वर्ष 4023 साल पहले की मैं बात पढ़ा रहा हूँ आपको हड़प्पा सभ्यता की। उस समय भी भगवान शिव की पूजा लोग हड़प्पा वासी करते थे पशुपति के रूप में। क्लियर? हड़प्पा सभ्यता में पशु पूजा का भी प्रचलन था। पशु सीलों मोहरों पर छपे थे, यानी मोहर पर भी पशु छपे हुए थे। इनमें सबसे महत्व का है कुबड़ वाला सांड। आज भी जब ऐसा सांड गलियों में चलता है तो धर्मात्मा हिंदू इसे रास्ता नहीं देते हैं। सांड आता है तो नहीं, हम लोग भी खाने के लिए देते हैं। सांड लेके आता है तो बसहा बैल हम लोग कहते हैं उसको, नहीं जी, बसहा बैल आता है ना, तो बसहा बैल को आज भी चावल हम लोग देते हैं कि नहीं खिलाने के लिए। अग्नि पूजा के प्रचलन का भी प्रमाण इस सभ्यता से प्राप्त हुआ है और लोथल एवं कालीबंगा में हवन कुंडों में एवं यज्ञों का साक्ष्य भी अग्नि पूजा के और संकेत करते हैं। अब बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ लिया, अब पतन के बारे में। तो इसके बारे में मतभेद है, किसी का कोई मतलब हर तरह का, आप देखिए कितने कारण है इसके बारे में दिया गया। जैसे कि एम.आर. साहनी का कहना है कि बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, कोई कहता है महामारी के कारण, भूकंप के कारण, आर्यों का आक्रमण के कारण, सार्वजनिक ढांचे में बिखराव के कारण, या जलवायु परिवर्तन के कारण, नदियों का जलमार्गों में बदल जाना, वनों की कटाई के कारण, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के कारण। तो बहुत सारी यहाँ पर आपकी क्या दी गई है, तो अपने अपने तरीके से तर्क दी गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब एक तरह से मान्यता प्राप्त कही है, लेकिन आपको लिखना होगा। प्रश्न ये बहुत पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, तो आपको लिख देना है कि कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन बाढ़ के कारण हुआ था, कुछ का भूकंप के कारण, कुछ का अकाल के कारण, कुछ का सूखा के कारण। तो ये सब आपको लिख देना है। क्लियर? अगला देखिएगा, कनिंघम का जो भ्रम था। कनिंघम जिसको पुरातत्व के पिता के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतीय पुरातत्व के पहले डायरेक्टर जनरल थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। VVI रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न इससे पूछते ही हैं। कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक खनन आरंभ किया और यह लिखित स्रोतों के प्रयोग अधिक पसंद किया करते थे। आरंभिक बस्तियों की पहचानने के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का भी प्रयोग किया था। ठीक है, कनिंघम साहब द्वारा। और कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रह, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। हड़प्पा जैसे पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा भी नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर भी नहीं था, कनिंघम ने इसको उपयुक्त नहीं बैठा माना। इसलिए हड़प्पाई पुरावस्तु 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी। ठीक है, तो कनिंघम तक कुछ कुछ हड़प्पाई पुरावस्तु पहुंची भी थी, लेकिन कनिंघम जो था वो समझ नहीं पाए कि ये पुरावस्तु कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज ने कनिंघम को हड़प्पाई मोहर भी दी थी। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे बस एक ऐसे कालखंड में ही रख दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कई और लोगों की तरह उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी पर पहले शहरों के साथ हुआ था। वो भी मानते थे कि भारतीय इतिहास की जो पहली सभ्यता का विकास हुआ वो गंगा की घाटी पर हुआ, जिसके कारण उतना उन्होंने भी इसके बारे में इलुमिनेशन यानी कि एक्सप्लेनेशन नहीं किया। और इस तरह वो हड़प्पा के महत्व को समझने से चूक गए। कौन? कनिंघम महोदय जो थे वो हड़प्पा के महत्व से समझने में चूक गए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता की जो कहानी है वो आपकी पुरातत्व पे ही टिका है, पुरातत्व पे ही टिका है। अब पुरातत्व के कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कैंची ही मिल जाए तो उसको बाल काटने के लिए उपयोग किया जाता था जी, या कुछ और काम के लिए उपयोग किया जाता था।
तो डजेंट मैटर, हम लोग अभी के समाज की स्थिति के अनुसार उसके बारे में कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, कि अभी हम लोग उस चीज़ का उपयोग किस चीज़ में करते हैं। जैसे देखे ना, ये पशुपति टाइप का एक वहाँ पे मिला, तो हम लोगों ने, जैसे अभी हम लोग आराध्य भगवान शिव को मानते हैं, तो उसी तरह से कहा कि नहीं वो लोग भी पूजा करते होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर धरती से अभी हम लोग प्रकृति मतलब, तो वहाँ पे गर्भ से एक मतलब पेड़ निकलता हुआ दिखाई दिया, तो लोगों ने ये मान लिया कि हो सकता है कि ये लोग भी धरती को मतलब माता के रूप में पूजनीय मानते होंगे, धरती को, क्योंकि उर्वरता की देवी के रूप में पूजनीय मानते होंगे। तो ये सारी बातें जो थी वो आपकी थी। बाकी हम लोग बात कर लें तो बाकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान देना होगा दोस्तों। जैसे कि देखिए, इस चैप्टर में आपको मैंने हड़प्पा समाज की सामाजिक विभिन्नताओं के बारे में बताया, बांट के बारे में, मनके के बारे में, अस्थियों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन किया, कनिंघम का क्या भ्रम था उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन किया, साथ ही साथ क्या कुछ पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के रूप में दर्शाया गया, उन सभी बातों पे भी हमने चर्चा किया। तो एक बार मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को अगर कंप्लीट नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा। 2 पार्ट में ये वीडियो आपका बना है चैप्टर फर्स्ट का, और हम लोग जल्द ही चैप्टर सेकंड में मिलेंगे। और साथ ही साथ इस चैप्टर का मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा, और इस तरह से आप लोग तैयारी करते रहिए। कहीं पे दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के देखिएगा, कमेंट करके देखिएगा, आपके सॉल्यूशन आपके 100% मिलेंगे। अन्यथा आपको अगर और भी कोई डाउट आता है तो मेरा फोन नंबर है 9523297596, आप इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके जरिए आपके समस्या का समाधान जो है वो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्लास समझ में आई हो। क्लास समझ में आई हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैप्टर बड़े ही मजेदार से मैंने पढ़ाया आपको, इसी तरह से मैं आपको सारे विषय के चैप्टर्स कंप्लीट कराते जाऊंगा और आप लोग ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे। तो बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।